नमस्कार दोस्तों। हाल ही में अभी बांग्लादेश के इलेक्शंस का रिजल्ट आ चुका है और सरफेस पे अगर देखा जाए तो ये सिंपल पॉलिटिक ट्रांजैक्शन सबको लग रहा है। बट अगर आप डेप्थ में जाओगे तो ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं है। ये एक बहुत बड़ा शेडो चेस गेम है जिसके अंदर में बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे कि अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, भारत और कई तरह के लोकल पॉलिटिकल फोर्सेस भी अपनी अपनी चाल इसमें चल रहे थे। एक साइड पे अगर देखा जाए तो तारिक रहमान और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने एक स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। दूसरी तरफ पे जमाते इस्लामी, जो कुछ महीने पहले तक इनसिग्निफिकेंट पार्टी हुआ करती थी, वो अचानक से एक मेजर ऑपोजिशन फोर्स बन के आ चुकी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात अगर यही देखा जाए तो कुछ महीने पहले तक इंटरनेशनल ऑब्जर्वर और जो इंटेलिजेंस सर्कल्स के अंदर जो कुछ असेसमेंट चल रहा था कि 2026 के अंदर में जमाते इस्लामी बांग्लादेश के अंदर में क्रेडिबल रूलिंग फोर्स बन के आ सकती है। बट अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगे तो वो कुछ और कहती है, और इस स्टोरी को बेसिकली अगर डीपली अगर आप समझोगे, अगर डेप्थ में समझोगे तो हमें कुछ टाइम पहले जाना पड़ेगा। और वो टाइम है बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जो फेस चल रहा था हमारा, उसके अंदर में जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में मिलिट्री एक्सलेशन हुआ, उसके बाद में साउथ एशिया का जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस शिफ्ट होने लगा। भारत एक एडसिव और एक क्रेडिबल मिलिट्री पावर के रूप में देखा जा रहा था, स्पेशली मैरीटाइम थिएटर्स के अंदर में, अरेबियन सी के अंदर में और बे ऑफ बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहा हूँ मैं। ये वो मोमेंट है जहाँ पर जियो पॉलिटिक्स एक्सलरेट हुई थी भारत की। अमेरिका का ये कंसर्न था कि अगर भारत के अंदर में इंडो स्पेसिफिक अगर अग्रेसिव प्रोजेक्ट करेगा तो वो फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, रशिया जैसे प्लेयर्स को इन्वॉल्व करके इसमें और कॉम्पिटिटिव थिएटर बन जाएगा। और हिस्टोरिकली यूएस ये चाहता है कि इंडो पैसिफिक के अंदर में उसका सिग्निफिकेंट हमेशा से बना रहे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मेजर इन्फ्लुएंशियल जोन के अंदर में अपने आप को वहाँ पे देखना चाहता है, ताकि आगे जाके उसका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल वहाँ पे बना रहे। लेकिन अगर बैकड्रॉप अगर देखा जाए तो ईस्टर्न जो थिएटर है, सडनली वो इम्पोर्टेंट बहुत हो गया यूएस के लिए, क्योंकि ईस्टर्न थर्ड का मैं थिएटर का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश में कुछ महीने पहले रिजीम चेंज हुई थी, ऑलरेडी हो चुकी थी, जिसके अंदर में शेख हसीना गवर्नमेंट को गिरा चुके थे और मोहम्मद यूनस एक ट्रांजिशनल सेटअप का फेस बन के और उभर चुका था। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उस टाइम पे ग्राउंड वर्क हुआ था और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको रिवर्स नहीं किया बल्कि उसको लिवरेज दिया। स्टारलिंक जो है बेसिकली वो बांग्लादेश में फुली तरीके से ऑथराइज्ड जो है, वो एक वहाँ पे उसकी सिग्निफिकेंट उसका जो पोजीशन है वो होल्ड किया हुआ है, क्योंकि रीज़न क्या है कि ये एक सिंबॉलिक टेलीकॉम नहीं है, ये एक सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी है। जिसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी कंट्री के अंदर में एक सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी बनाते हैं तो इसका एक स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस होता है। वो प्रेजेंस बेसिकली सैटेलाइट्स ऑपरेट करते हैं। ये सिर्फ इंटरनेट नहीं देते हैं, सिर्फ डेटा पैटर्न जो होते हैं बेसिकली सिग्नल्स एनवायरनमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैपिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये एक इकोसिस्टम होता है जो सभी चीज़ में, क्योंकि क्या होता है कि स्टारलिंक जो है इलॉन मस्क की कंपनी है, तो उसने क्या है कि बांग्लादेश के अंदर में एक स्टारलिंक का प्रोजेक्ट सेटअप किया हुआ है, जिससे वो सारे पैटर्न्स को एनालाइज करके भारत या फिर जो उसके नेबरिंग कंट्री चाइना को कॉन्कर करने के लिए, या उसको आ, उसकी जो मूवमेंट्स है उसको ट्रैक करने के लिए सैटेलाइट बेस उसने एक प्रोजेक्ट उन्होंने किया था। अब रीज़न क्या हुआ था इसके अंदर में कि हमारा जो मेजर कौन है, भारत ने ये चीज़ या फिर यूएस ने स्टारलिंक को वहाँ पे क्यों रखा था, वो एक सबसे बड़ा एक इशू का बना हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको इनफॉर्मल लैंग्वेज में चिकन नेक्स भी कहा जाता है। इंडिया का सबसे मोस्ट सेंसिटिव लैंड जो है, जो नॉर्थ ईस्ट को मेन लैंड से कनेक्ट करता है, वो है हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, या फिर आप बोल सकते हो चिकन नेक। अगर कोई भी एक्सटर्नल पावर या फिर कोई एक्सटर्नल पावर उसके सराउंडिंग रीजन के अंदर में डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट करता है तो इंडिया ऑटोमेटिकली नेचुरली अलर्ट मोड पे चला जाता है और एक स्टैंड बाय मोड पे चला जाता है। इसी फेज़ में चाइना ने बांग्लादेश के नॉर्दर्न एयर बेसिस, जैसे कि स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो नाल बुरिरत जो रीजन है बेसिकली,
उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की रिनोवेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स लेने स्टार्ट करती है। पाकिस्तान ने भी अपनी मिलिट्री एडवाइजरी जो प्रेजेंस है वहाँ पे और दिखने लग गई वहाँ पर, क्योंकि वो और रेगुलर बेसिस पे अपने जो मिलिट्री जर्नल्स हैं उनको वहाँ पर एक रिपोर्ट्स के लिए भेजने लगे। इसके बीच में एक ट्रायंगल अलाइनमेंट विजिबल शेप ले रहा था, जिसके अंदर में इंडिया, पाकिस्तान और अमेरिका सब अपने अपने इंटरेस्ट के साथ में बांग्लादेश को एक स्ट्रैटेजिक जियोग्राफी मानते थे और उसमें एंटर होना चाहते थे, ताकि हर कंट्री को अपने अपने हिस्से का जो इंटरेस्ट का जो अपना अपना इंटरेस्ट है वो उनको वहाँ से मिले। अब अमेरिका टैकल कर रहा था चाइना को उस टाइम पे, पाकिस्तान इंडिया को टैकल कर रहा था, और इंडिया जो था बेसिकली वो ऑब्जर्व कर रहा था। तो यूएस का जो ऑब्जेक्टिव था वो रियली सिंपल था, क्योंकि उसको वो नहीं चाहता कि भारत इंडो पैसिफिक के अंदर में अनचेक प्रोजेक्शन को रोकना, मतलब उसको रोकना चाहता है कि इसको इस प्रोजेक्ट के अंदर में नहीं आना है। अगर इनको बे ऑफ बंगाल में स्ट्रेच करना है तो ईस्टर्न फ्रैंक को हमें और बिजी रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम लोग बे ऑफ बंगाल के अंदर में अगर उनको वहाँ रखना है तो हमें ईस्टर्न फ्रंट यानी कि बांग्लादेश के अंदर में ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिसमें भारत का ध्यान जो है दूसरी एक्टिविटीज़ के अंदर में शिफ्ट हो जाए, और यहाँ पर जो है ये अपना इंटरेस्ट को गेन करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ ये करते हैं, आई होप आप समझ ही गए होंगे, मैं डीपली भी थोड़ा समझाऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर में। तो ये चल तो अमेरिका ने बहुत सारे टैंजेंट्स के अंदर में अपनी एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा किया। जैसे आपने सुना होगा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के अंदर में जो सिविल सोसाइटी कैंपेन्स चले थे और बांग्लादेश में भी पॉलिटिकल री इंस्ट्रक्शन हुई थी, तो जमाते इस्लामी पे बैन लगा हुआ था, तो वो बैन भी रिवर्स हुआ और सडनली एक डोरमैट आइडियोलॉजी से इलेक्टोरल लेजिटिमेसी मिलने लगी उसको, क्योंकि ये एक डोरमैट एक आइडियोलॉजी थी, उसको एकदम से इलेक्टोरल लेजिटिमेसी मिलने लगी थी। ये एक सितंबर अक्टूबर के फेज़ के अंदर में ये बहुत क्रिटिकल था, क्योंकि अवामी लीग जो थी इफ़ेक्टिव तरीके से साइडलाइन की गई थी और बीएनपी फ्रेगमेंटेड थी। खलीदा ज़िया जो थी उनकी उस टाइम पे हेल्थ जो थी वो बहुत ख़राब थी, और तारिक जो रहमान था वो ऑटोमेटिक एग्ज़ाइल में था। तो उसी दौरान एक पावर वैक्यूम जो होता है उसका सिनेरियो क्रिएट हो रहा था। तो उस वैक्यूम ने जमाते इस्लामी को इंस्टीट्यूशनल लेवल पे बहुत पुश किया। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये थी कि जमाते इस्लामी के पास 15 से 20 साल का गवर्नेंस एक्सपीरियंस तो था, बट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चरल आइडियोलॉजी के साथ साथ उसके पास में एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं था। 15 से 20 साल का उसका एक्सपीरियंस तो था, बट जो था वो उसका आइडियोलॉजी लेवल पे था, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे उसका कोई भी उसका नहीं था उसका इंटरेस्ट। तो अगर ऐसी पार्टी अगर पावर में आती बांग्लादेश के अंदर में, तो जमात का आइडियोलॉजिकल जो ओरिजिन था, सब कॉन्टिनेंट जो था बेसिकली, वो ख़त्म हो जाता। और 2000 लाइक 1947 का जो स्ट्रक्चर पाकिस्तान जो था बेसिकली वो कंसोलिडेट हुआ था। 1971 के अंदर में हिस्टोरिकल बैगेज के बावजूद नेटवर्क एग्जिस्ट कर रहे थे, क्योंकि 1971 में ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया था, लेकिन उसके अंदर में अभी भी हिस्टोरिकल बैगेज के थ्रू जो नेटवर्क्स जो होते हैं बेसिकली वो ट्रांसफर्ड हो रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान अपने मिलिट्री जर्नल्स को रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे भेजते थे, ताकि जो आसपास के एरियाज़ हैं उसके अंदर में कैसे वो चीज़ को डिसमेंटल करें, वो बार बार ये इसलिए सोचते थे। हाई लेवल मिलिट्री जो इंटरेक्शन होता है, इकोनॉमिकल प्रपोजल होता है, और रेयर अर्थ अर्थ मेटल एक्सप्लोरेशन जो हुआ था उसको ऑफर भी दिया गया था। सब कुछ एक लार्जर जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग का पार्ट लग रहा था। इन सब के बीच में एक साइलेंट ऑब्जर्वर था जो कि था हमारा भारत। भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस लाइक रॉ ने और मिलिट्री जो इंटेलिजेंस है उसने एक डायरेक्ट प्रोवोकेशन अवॉइड करते हुए मल्टी लेयर्ड रिस्पॉन्स डिज़ाइन किया, जिसमें पहला स्टेप होगा हमारा डिफेंसिव कंसोलिडेशन। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास परमानेंट मिलिट्री लॉजिस्टिक, गैरिसन इन्फोर्समेंट करना। गैरिसन बेसिकली मिलिट्रीज को ही बोला था, जो मिलिट्री जहाँ पर ऑटोमेटिकली जो स्टैंड बाई पे होती रहती है वहाँ पे। और जो सप्लाई चेन जो होती है वो रेडीनेस हो, यानी कि सप्लाई चेंज होती है, अगर फॉर एग्जांपल कभी भी ऐसा कुछ लगता है कि हमें वो चीज़ करनी है तो उसके अकॉर्डिंग में जो
एम्यूनेशंस वगैरह जो होता है उसका सप्लाई का जो होता है वो ऑटोमेटिकली लॉजिस्टिक टीम जो होती है स्टैंड बाई मोड पे होती है। तो एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम होता है जो हमें वॉर के टाइम पे या शेडो वॉर्स के टाइम पे हमें चाहिए होता है। अब भारत ने सबसे बड़ा दूसरा स्टेप जो लिया था वो इंटरनल स्टेबलाइजेशन पे लिया था, जिसके अंदर में मणिपुर के अंदर में जो आप देख रहे थे 2023 के अंदर में बहुत सारी इंस्टेबिलिटी चल रही थी, वहाँ पे पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन का एक्सेलरेशन हमारी होम मिनिस्ट्री ने ऑटोमेटिक किया था, जिसके अंदर में मेती एंगेजमेंट फ्रेमवर्क को इंस्टीट्यूशनल शेप दिया गया था। और नागालैंड में भी फ्रंट पे भी आउटरीच इनिशिएटिव हुए थे, क्योंकि नागालैंड और मणिपुर दो ऐसी स्टेट थी जहाँ पर बहुत सारे चीज़ें हो रही थी अमेरिका के थ्रू या फिर चाइना के थ्रू, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी होम मिनिस्ट्री ने उन दोनों स्टेट्स को टैकल किया, जिसके अंदर में उनको पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन भी दिया और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिया। अब इसमें मैसेज क्लियर था कि ईस्टर्न जो वनरेबिलिटी है उसको रिड्यूस किया जाए, यानी कि जो बांग्लादेश का जो आसपास की जो एरियाज़ है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर में जो भी मणिपुर में या नागालैंड में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, उन सब का हब जो था वो बांग्लादेश के अंदर में था। और ये बांग्लादेश को सारी चीज़ पता होने के बावजूद भी रॉ ने सारी इंटेलिजेंस उसको शेयर भी किया था। बट उस टाइम पे क्या था कि अमेरिका का ज़्यादा जो रिस्पॉन्स था बेसिकली वो अमेरिका बांग्लादेश जो अमेरिका दोनों मिलके लेते थे। तो उस टाइम पे वो सब चीज़ें नहीं हो रही। तो इस टाइम पे क्या है कि हम लोगों ने एक पॉलिटिकल रिकन्साइलेशन दोनों स्टेट्स को दिया, जिस स्टेट्स के अंदर में अब वो चीज़ बहुत नॉमिनल हो सकती है, मतलब पूरी तरीके से नहीं हो सकती, बट हाँ हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस भी उसके ऊपर काम कर रही है दिन रात। तीसरा और सबसे बड़ा जो सबसेल स्टेप्स होता है वो है इन्फ्लुएंशियल एंगेजमेंट। बांग्लादेश जो है बेसिकली हम लोगों ने बांग्लादेश के अंदर में एकेडमिक सर्किट्स में, बिजनेस चेंबर्स के अंदर में, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेसी के अंदर में, मीडिया स्पेसेस के अंदर में, यहाँ तक कि एक इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है ओरिएंटेशन के अंदर में एक नैरेटिव हम लोगों ने एनफोर्स किया गया, जिसके अंदर में जमात इस्लाम का नाम ना लेने, मतलब काउंटर नाम नहीं लिया, काउंटर करिया, बल्कि नरेशन को पूरा ही शिफ्ट कर दिया, जिसके अंदर में हम लोगों ने नरेशन जो किया था वो ग्रोथ, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और सैंक्शन रिस्क के ऊपर का, जिसके अंदर में पाकिस्तान भी इंस्टेबिलिटी का फियर मॉडल ऑलरेडी बन चुका था। सो ये एक साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट था, जिसके अंदर में आइडियोलॉजिकल एलिगेशन नहीं बल्कि इसके अंदर में इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी ऑलरेडी हो चुकी थी। अब इसके अंदर में एक और फीचर, एक और पॉइंट हम लोग ये ऐड करते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा होगा यूथ फटीक हुआ था, उसका फैक्टर था यूथ फटीक का, क्योंकि 2024 के एटिगेशन के बाद में एक बहुत बड़ा मास मोबिलाइजेशन कैपेसिटी रिड्यूस हो चुकी थी। स्ट्रीट्स को एनर्जी गवर्नमेंट्स एस्पिरेशन से रिप्लेस करके साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्रिएट हुआ, हमने ऑलरेडी किया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि जमात इस्लामी की जो सिग्निफिकेंटली रिसीट्स आई हैं वो बॉर्डर के आसपास की सीट्स आई हैं, मतलब जो 70 सीट्स जो जमात इस्लामी ने ऑलरेडी एक्वायर की हैं, जो अभी इस रिजल्ट के अंदर में शो हुआ है, जो ऑलरेडी डिसाइसिव एक रूलिंग पार्टी नहीं बन पाई, तो उसका सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि बॉर्डर जो स्टेट्स हैं उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में उसकी सीट्स आई है। ये एक इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी कैलकुलेशन है, क्योंकि बॉर्डर्स के आसपास जो आइडियोलॉजिकल कॉन्सोलिडेशन होता है उसका मतलब ये है कि इलीगल इमिग्रेंट जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली वो बहुत बढ़ सकते हैं, उसको इकोसिस्टम को सस्टेन हमें करना पड़ेगा। स्मगलिंग का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि स्मगलिंग जो होती है चैनल्स के थ्रू एक्टिव रहती है, और डिजिटल रेडिकलाइजेशन होता है वहाँ पे मैसेजेस के थ्रू। आप देखोगे अगर आप जो जुमे के होता है, फ्राइडे को सेमॉन्स के थ्रू होता है, व्हाट्सएप के नेटवर्क्स के थ्रू होता है, जो डिजिटल ग्रुप्स होते हैं, आइडियोलॉजिकल एक्सपोर्ट्स होते हैं, ये सब एक सॉफ्ट सिक्योरिटी चैलेंजेस जो है बेसिकली क्रिएट करते हैं। लेकिन साइमल्टेनियसली भारत की बीएसएफ, इंटेलिजेंस ब्यूरो और हमारी एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन रॉ के थ्रू एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ह्यूमन इंटेलिजेंस ऑलरेडी हम लोगों ने एसेट्स हम लोगों ने स्ट्रेंथन किए हैं, जो हमारे को डेटा शेयरिंग मैकेनिज़म्स होने में और इम्प्रूव करता है, क्योंकि जितने ज़्यादा एसेट्स हमारे अवेलेबल हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर डेटा शेयरिंग और अच्छी होती है। हवाला के नोट्स हमारे पास में इंफॉर्मेशन है, स्मगलिंग की, इंटरमेशन की, चैरिटी फंड्स के ऊपर में हमारा जो होल्ड है ऑटोमेटिकली हम लोगों ने उस पर एक्वायर कर लिया। हम लोग सबकी जो भी चीज़ आपकी अवेलेबल, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये सब हम लोग उस पर ऑलरेडी उस पर वर्क कर चुके हैं। तो फाइनल पिक्चर क्या है, ये सब कुछ होने के बाद में फाइनल पिक्चर क्या है? अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव था वो सिंपल था, वो ये चाहता था कि हमें एक पॉलिटिकल फोर्स को एलिवेट करके उसको कंट्रोल करना है, जैसे कि वो ऑलरेडी बांग्लादेश में करता आ रहा था।
चाइना का ये था कि चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर फुटप्रिंट को सिक्योर करना चाह रहा था। पाकिस्तान अपनी आइडियोलॉजिकल ब्रिज को बिल्ड कर रहा था पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर में। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अगर हम लोग देखें तो ये एक इलेक्टोरल अर्थमेटिक निकला जिसके अंदर में जमात का इन्फ्लुएंस बनाया बट डोमिनेट नहीं किया उसको। अब बांग्लादेश की पॉलिटिक्स के अंदर में एक नया फेज एंटर हो रहा है जिसको जमात एक एक्टर आप समझ सकते हो, बट एक एब्सोल्यूट ड्राइवर नहीं है उसको चलाने के लिए। जमात है बट उसको एब्सोल्यूट ड्राइवर नहीं है उसको चलाने के लिए। तो अब इंडिया के लिए यानी कि भारत के लिए अगले 4 से 5 साल बहुत ज़्यादा विजिलेंस फेस के मतलब होंगे, जिसके अंदर में हमें बॉर्डर मैनेजमेंट, डिजिटल प्रोपागेंडा कंट्रोल करना है। और इलीगल नेटवर्क जो है जिसका मैं अभी बात कर रहा था, जो इलीगल नेटवर्क जैसे कि इमिग्रेंट्स इकोसिस्टम है, स्मगलिंग है, तो इन चीज़ों को हमें डिसरप्ट करना है। हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर में हमारी भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस जो है बेसिकली वो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रही है। अब ये पूरा एपिसोड जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस करा है ये एक रिमाइंडर देता है साउथ एशिया के अंदर में इलेक्शन सिर्फ बैलेट्स पे नहीं होते या बैलेट्स पे डिसाइड नहीं होते। उनके पीछे एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट होती है, इंटेलिजेंस कैलकुलेशंस होती है, इकोनॉमिक नैरेटिव्स होते हैं और सबसे बड़ा मिलिट्री पोस्चर रेयड होते हैं। सरफेस पे तो ये सिर्फ डेमोक्रेसी दिखती है बट अंदर जो गेम चलती है वो जियो पॉलिटिक्स चलती है। और जो देश जो है शैडो लेयर को समझ सकता है या शैडो वॉर को समझ लेता है वही लॉन्ग गेम में रहता है। आई होप अब आपको जमात इस्लामी और बांग्लादेश के जो प्रीवियस चीज़ थी वो समझ आ गई होगी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ताकि मैं और ऐसे कंटेंट आपके लिए लेके आ सकूँ। धन्यवाद।